दोस्तों नमस्कार। आपका अजय यादव क्लासेस में फिर से स्वागत है। आप यदि इस मनोविज्ञान यानी कि बाल मनोविज्ञान के कड़ी में यदि आप चल रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आज का जो वीडियो तीसरा वाला है। आपको थंबनेल में भी देखने को मिल गया होगा। इससे पहले कि हम लोगों ने ये देखा कि यार शिक्षा क्या होती है, पहले वीडियो में देखा। सेकंड वाले वीडियो यानी कि दूसरी वीडियो में हमने देखा कि एक्चुअल में इसका ओरिजिन, इसका उदय, इसका इतिहास क्या रहा है, जहां पर से ये आया है। और आज जो हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है वो एक्चुअल में होने वाला है कि सर ये जो आप शिक्षा बता रहे हैं उसके क्या कुछ और अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। आपने हमें पूरा ये सिखा दिया कि सर उसकी हिस्ट्री क्या रही। मैंने कहा ठीक है यार, उसकी हिस्ट्री जो भी रही, उसका इतिहास जैसा भी रहा। मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि यार वो जो है ना, वो कैसे निश्चित अवस्थाओं से आगे निकला। मतलब पहले वो मन की बात करता था, फिर पहले वो आत्मा की बात करता था, फिर मन व मस्तिष्क की बात किया, फिर चेतना की बात किया, और अंत में अभी आपको पता है कि वर्तमान रूप में वो किस पे अटका हुआ है। तो यार वो व्यवहार पे अटका हुआ है। व्यवहार पे अटका हुआ इसका मतलब ये है कि सर अभी हम यदि वर्तमान में कोई पूछेगा कि एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, तो हम बोलेंगे कि सर वो क्या है, वो एक व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है। फिर क्या होता है ना यार कि आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि यार जब लोगों के मत मिल रहे हैं तो ऐसा वो समय आएगा ना जहां लोगों के मत नहीं मिलेंगे। अब वो जब नहीं मिलते हैं तभी पता चलता है कि वहां पर क्लैश हो रहा है, वहां पर द्वंद्व हो रहा है। तो उसी सीरीज में क्या होता है ना कि लोगों की अलग अलग, जैसे जैसे देखो अब क्या होता है ना कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब क्या है कि सर जैसे जैसे समय बढ़ेगा, समय बढ़ने के साथ अलग अलग विद्वान जितने रहेंगे, ठीक है, मतलब जो भी फिलोसोफर आएंगे, जो भी साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक आएंगे, उनके अलग अलग विचार आएंगे। और यार जब विचार अलग आएंगे तो डेफिनेटली बात यह है कि सर विचार अलग आएगा तो उनके अलग अलग ना स्कूल बनने लगेंगे। अब ऐसा है कि सर ये स्कूल क्या है? स्कूल को ही एक्चुअल में हिंदी जो इंग्लिश जो शब्द है स्कूल, उसी को हम लोग बोलते हैं कि सर वो संप्रदाय है। संप्रदाय जो है वो और कुछ नहीं है, एक साइकोलॉजी का बेसिक अलग अलग पार्ट है। इसका मतलब क्या है कि सर ऐसा है ना कि मान लो कि कोई ऐसा मानता है कि सर उसके हिसाब से यदि पूछूं साइकोलॉजी क्या है, तो वो बोलता है यार मेरे को ना साइकोलॉजी या फिर जो अलग अलग चीज है, अलग अलग चीजें। इसका मतलब क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द ब्रेन है। फंक्शन ऑफ ब्रेन है, इसका मतलब क्या है? वो ये मान के चलता है कि सर मस्तिष्क की जो संरचना है ना वही साइकोलॉजी। तो यार कुछ लोगों ने इसमें मत दी है कि ठीक है सर आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, उसके जो फंक्शन के ब्रेन वाला जो पार्ट है ना वो एकदम सही है, उसी को हम साइकोलॉजी, उसी को हम मनोविज्ञान बोलेंगे। अब इसके कुछ समर्थक रहे होंगे डेफिनेटली। अगर ये थ्योरी बहुत दिन तक चली है तो उसके कुछ समर्थक रहे होंगे। जहां इसके कुछ समर्थक बने तो वहां पर इसका एक क्या बन गया सर, वो ये एक अब निश्चित संप्रदाय बन गया। तो संप्रदाय उन लोगों से बना जिनके मत व विचार आपस में क्या रहे, मिलते रहे। और जिनके मत व विचार नहीं मिले उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। नई पार्टी का मतलब सर वो लोगों ने पहला संप्रदाय को छोड़कर वो लोग आ गए सर सेकंड संप्रदाय में। ऐसे करते करते मुझे पता चला कि यार जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, वो एक बहुत ओपन फील्ड है, बहुत खुला हुआ फील्ड है। वहां पर लोगों के अपने अपने विचार आते हैं, उनके कुछ समर्थक आते हैं। अगर समर्थक नहीं आएंगे ना तो फिर अलग विचार, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। समर्थक नहीं रहेंगे कि तो एक वो जो चीज है वहीं पर समाप्त हो जाएगी। समर्थक आया तब वो आगे बढ़ा अपने टाइमलाइन में, अपने इतिहास पे। फिर समर्थक आए, कुछ ऐसे लोग भी आए ना जो उस विचार को नहीं मानते। तो मतलब सर उसने सीधा सीधा ये कह दिया कि हम आपके विचार को नहीं मानते। तो यार कुछ लोग आए, मतलब जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने सर आलोचना किया। और जिसने आलोचना की उससे पूछा गया कि यार एक सॉलिड रीजन दो कि आप क्यों नहीं मानते। जैसे ही उन्होंने अपना सॉलिड रीजन दिया कि हम इस कारण से नहीं मानते, फिर उन्होंने क्या किया, अपना एक अलग संप्रदाय खोल दिया। तो अब ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर संप्रदाय में क्यों बटा, कैसे बटा। बहुत सिंपल था, संप्रदाय में इसलिए बटा गया क्योंकि यार उनके जो थिंकिंग है ना वो नहीं मैच कर रहे थे। थिंकिंग मैच नहीं किया इसलिए संप्रदाय बढ़ गया। तो आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे संप्रदाय रहे जहां पर हमने इस चीज को देखा। ठीक है। तो यार ये मेरे हिसाब से इतने संप्रदाय हैं, मतलब बहुत संप्रदाय, यदि आप जानने चाहोगे ना तो इतने संप्रदाय हैं कि आप एक्चुअल में हर एक संप्रदाय को पकड़ के हर एक टॉपिक को डिटेल में डिफाइन कर पाऊंगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे में फिर साइकोलॉजी बहुत लंबी हो जाएगी। और हमें केवल बेसिक जानकारी चाहिए, मूलभूत जानकारी चाहिए, जिससे कि हमारे एग्जामिनेशन में निकल जाए। हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें केवल और केवल बाल मनोविज्ञान के सेक्शन को इतना अच्छा करना है कि सर क्वेश्चंस बन जाए, हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाए। उसी कड़ी में जो अलग अलग संप्रदाय हैं उसमें एक है संरचनावाद, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है।
यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद कब आया। प्रकारवाद यानी कि यार वो ये बोल रहा है कि फंक्शनलिज्म क्या होगा। फिर आया व्यवहारवाद, मतलब यानी कि सर ये जो है ना, ये बात कर रहा है बिहेवियर की, मतलब ये बिहेवियरिज्म है। समग्रवाद, आपको पता चलेगा कि सर ये कुछ नया टाइप का है, जिसको बोलते हैं गेस्टाल्टिज्म, मतलब गेस्टाल्टवाद बोलते हैं। ठीक है। निर्मितवाद, इसी को बोलते हैं कि संज्ञानात्मकवाद भी। निर्मितवाद आएगा तो समझ में आएगा कि सर ये कौन सा वाला है, तो यही एक्चुअल में जीन पियाजे का जो सबसे इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टिविज्म है। फिर आएगा मनोविश्लेषणवाद, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कैसे साइको एनालिटिकल है। साइको एनालिटिकल इसका मतलब है, आपको जब वो डिटेल में एक समय आएगा जब आपको मैं पर्सनालिटी व्यक्तित्व वाला चैप्टर है, वहां पर मनोविश्लेषणवाद के जनक जिसको मैं कह रहा हूं वो है सिगमंड फ्राइड। उनके बहुत सी थ्योरी है, उनकी उस थ्योरी को जब पढ़ोगे ना तो ये मनोविश्लेषणवाद ऐसे चुटकी में क्लियर हो जाएगा। मानवतावाद यानी कि ह्यूमैनिज्म, अब्राहम मैस्लो जी का। अब्राहम मैस्लो थोड़े से इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन अभिप्रेरणा वाले चैप्टर के लिए भी, वहीं से इनका थ्योरी आया ह्यूमैनिज्म का। फिर प्रेरकीवाद है जो कि एक्चुअली मैकडुगल का है, विलियम मैकडुगल। और ऐसे करके आप देख पाएंगे कि सर लगभग ना 7-8 प्रकार के जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है उसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हर एक संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद, हर एक को थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सर ये एक्चुअल में है क्या, इनके अंतर्गत कौन से लोग हैं और एक कैसे इसकी शुरुआत हुई और इसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई हैं, सभी चीज को देखने की कोशिश करते हैं। चलो पहला स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल लिखा है कि यार मनोविज्ञान का जो संप्रदाय है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जो मैंने आपको पहले ही शायद अभी बता दिया है कि एक्चुअल में क्या होगा। और यहाँ पर लास्ट में एक थोड़ा सा निष्कर्ष भी निकाला है कि आज अधिकांश मनोवैज्ञानिकों का मनोविज्ञान पर उदार दृष्टिकोण है। उदार का मतलब सर उनका ना एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। ब्रॉडर क्लासिफिकेशन मतलब सोच में काफी ज्यादा व्यापकता है सर, तभी तो आज मनोविज्ञान जो है वो ओपन फील्ड है, लोग इसमें तर्क, बहस और विश्लेषण करने को रेडी। ठीक है। मैंने अलग अलग यहाँ पर आप देख पाओगे तो अलग अलग डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है। मैंने बताया कॉग्निशन क्या है, ह्यूमनिस्टिक क्या है, साइको एनालिसिस क्या है, बिहेवियरिज्म क्या है, गेस्टाल्ट क्या है, हर एक को मैं पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं। स्टार्ट करता हूं पहला जो कि है संरचनावाद, जो कि जिसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे सर ये स्ट्रक्चरलिज्म है, यानी कि ये संरचनावाद है। संरचनावाद यदि आपको याद आ रहा होगा तो मैंने कहा था कि यार हमारा जो मनोविज्ञान है वो 3 अवस्थाओं से निकला है। उस अवस्थाओं में यदि आपको थर्ड वाला याद आ रहा होगा तो जो थर्ड वाला था वो सर ये चेतना का विज्ञान है। अगर याद नहीं आ रहा है तो पुराना वीडियो को फिर से देखो। चेतना का विज्ञान है, मैंने कहा था। चेतना का विज्ञान के समय आपको एक व्यक्ति के बारे में पता चला था, वो था विलियम वुड। इसका जो प्रतिपादन है यानी कि इसका जब फाउंडेशन है वो 1890 में हुआ है। इसे जस्ट 11 साल पहले आपको याद होगा 1879 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसने मनोविज्ञान की दिशा ही बदल दी थी। उस 1879 की घटना यदि आपको याद होगी तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करें, और यदि याद नहीं होगी तो मैं सही बता रहा हूं आप बहुत पानी में, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है 1879 में साइकोलॉजी में क्या हुआ है, राइट। खास करके जब मैंने आपको एग्जांपल दे दिया विलियम वुड का तो आपको यह आंसर पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहां पर मुझे पता चला कि सर ये सबसे फर्स्ट संप्रदाय है। यदि मुझसे कोई पूछेगा कि सबसे प्रथम व प्राचीन संप्रदाय कौन सा है तो मेरा स्ट्रक्चरलिज्म है। इनसे जब पूछा गया कि आप साइकोलॉजी को क्या समझते हैं तो इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा गौर से सुनिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो साइकोलॉजी है यानी कि जो मनोविज्ञान है वो और कुछ नहीं, एक व्यक्ति के चेतना के संरचना का अध्ययन है। चेतना के संरचना का अध्ययन, इसका मतलब कि एक्चुअल में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और उसी स्ट्रक्चर को यदि हम स्टडी कर लेते हैं तो वही मेरा क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी हो जाएगा। बहुत सिंपल है सर, ये एक चीज पर जोर दे रहा है और वो चीज है स्ट्रक्चर पर। ठीक है। इस संप्रदाय ने अंतरदर्शन विधि को अपनाया है। अंतरदर्शन विधि, यदि कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो उसको बता दे रहा हूं, ये और कुछ नहीं, ये इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब एक प्रकार का मेडिटेशन करते हुए अपने अंदर की खूबियां, अपने अंदर की खामियां, इन सभी चीज को निकालना ही इंट्रोस्पेक्शन है। अब इसी प्रकार से संरचनावाद संप्रदाय प्रयोगात्मक शैली पर आधारित है। प्रयोगात्मक शैली पर आधारित है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रयोगात्मक शैली पर आधारित क्यों है, क्योंकि एक व्यक्ति है जिनका नाम है विलियम वुड। विलियम वुड ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई थी, याद है, लेबोरेटरी। वही जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछने की कोशिश की 1879 में क्या हुआ, वही हुआ।
और इसीलिए एक प्रकार से ये पहला संप्रदाय के रूप में उभर के भी आया। इस संप्रदाय का समर्थन टेचनर, ये टेचनर है, ठीक है। टेचनर एक्चुअल में विलियम वुड का स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली अगर उसको स्टूडेंट है तो अपने गुरु के आदर्श कदमों पर चलेगा ही वो, राइट। एडलर ने किया और बेडफोर्ड ने किया, ठीक है। संरचनावाद संप्रदाय की प्रबल आलोचना विलियम जेम्स ने की। विलियम जेम्स, अब विलियम जेम्स का थोड़ा आगे हम लोग नीचे लेकर चलेंगे। यहां पर देखो मैंने नीचे में आंसर भी लिख दिया, इसीलिए कि यार 1879 में क्या हुआ। ऊपर में क्वेश्चन लिखा, नीचे मैंने आंसर भी लिख दिया कि यार लेबोरेटरी 1879 में बन गई थी। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग से बन जाएगा कि सर वो किसी निश्चित संरचना पर आधारित विज्ञान है, उसी को विलियम वुड ने माना था, उनके शिष्य टेचनर ने माना था, उनके शिष्य एडलर ने माना था। तो तब जाकर मुझे पता चला कि सर सबसे पहले जो संप्रदाय आया वो मेरा स्ट्रक्चरलिज्म आया। इसका आलोचना होने लगा, आलोचना फिर वही बात, चेतना, सर चेतना का भी प्रयोग तो हुआ, लेकिन उसका भी क्या हुआ कि हमें यह पता चल गया कि सर इंट्रोस्पेक्शन क्या था। इंट्रोस्पेक्शन हम कैसे करते थे? इंट्रोस्पेक्शन सर स्वयं से करते थे। इस बात की क्या गारंटी है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो गलत बोल रहा हूं? सबसे बड़ा जो आलोचना है यही आया। फिर यहीं पर से एक नया एक व्यक्ति विलियम जेम्स, एक्चुअल में विलियम जेम्स और विलियम वुड एक अच्छे सहपाठी थे, समझिए। सहपाठी मतलब एक कलीग जैसे थे, जहां पर ये दोनों साथ में एक्सपेरिमेंट्स भी किया करते थे। बट चूंकि दोनों की दिशाएं अलग हो गई, दोनों के अंदर एक द्वंद्व नहीं आया, लेकिन दोनों ने अच्छा काम किया। उन्होंने फिर समझाया कि एक्चुअल में फिर क्या हुआ, कैसे हुआ। विलियम जेम्स का थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे कि उनका कौन सा संप्रदाय है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि यार विलियम जेम्स का संप्रदाय कौन सा है, राइट। सेकेंड वाला जो आया मेरा फंक्शनलिज्म आया, प्रकार्यवाद आया। प्रकार्यवाद आया, इसका मतलब क्या है? आप समझिए कि यार हमने स्ट्रक्चर वाली बात को क्या किया, हमने नकार दिया। ये तो हमने माना कि सर ब्रेन का एक निश्चित स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर के, उसी कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर को, चेतना के स्ट्रक्चर के अध्ययन को ये मनोविज्ञान कहते हैं। थोड़ा ना और क्लैरिटी आने लगा। क्लैरिटी किस बात पर आने लगा? क्लैरिटी इस बात पर आने लगा कि सर ऐसा है कि सर स्ट्रक्चर के बजाय बेहतर ये है कि हम ये समझें कि वो जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में काम कैसे करती है, वो एक्चुअल में कार्य कैसे करती है, एक्चुअल में उसका फंक्शन क्या है। ये थोड़ा ना ज्यादा क्लियर हो गया पुराने वाले से, स्ट्रक्चर वाले से। तब तब हमारे जो विलियम जेम्स है, जेबी वॉटसन का व्यवहारवाद है, ठीक है। तब विलियम जेम्स ने कहा कि यार 1895 में ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, अच्छा अगर एक क्वेश्चन और मैं बना सकता हूं कि सर 1879 में इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया था, तब थोड़ा आपको डाउट हो जाएगा कि सर ये कब की बात है, 1879 में कौन सा यूनिवर्सिटी है जहां से ये सब आया। इतना डिटेल जानने की जरूरत है क्या? नहीं है। यहां पर मैंने केवल एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया हार्वर्ड विश्वविद्यालय है। हाँ, लेकिन अगर मैं ये पूछूं 1879 में ये जो विलियम वुड है, इन्होंने इसका प्रतिपादन कौन से जगह पर किया, जर्मनी पर किया, लिप्जिंग शहर पे किया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर मैं आता हूं फंक्शनलिज्म की ओर, जहां पर मुझे पता चला कि 1895 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में क्या हुआ, विलियम जेम्स ने अनौपचारिक रूप से इसका प्रतिपादन किया, किसका? प्रकार्यवाद संप्रदाय का, ठीक है। तो सबसे पहले 1879 1890s में लगभग मेरा स्ट्रक्चरलिज्म आया, उसके बाद 1895 में हमने देखा कि फंक्शनलिज्म आया, ठीक है। इस संप्रदाय की मूल विषय वस्तु चेतना के कार्य है, अर्थात चेतना के कार्यों पर सर्वाधिक बल दिया गया। आपको याद होगा कि यार ये चेतना को बहुत मानते थे विलियम वुड और ये मेरे विलियम जेम्स, राइट। तो उसी के आगे करते हुए हमने क्या देखा कि यार इन्होंने प्रकार्यवाद संप्रदाय की नींव रखी। अब इंपॉर्टेंट आया जो रिवॉल्यूशन ले आया, जिसने एक्चुअल में हमारे साइकोलॉजी को एक नई अवस्था दे दी, एक नया आयाम दे दिया कि यार जो तुम चेतना का विज्ञान कहे जा रहे हो ना, वो चेतना का विज्ञान सही नहीं है भैया। जो मेरा मनोविज्ञान है, जो मेरा साइकोलॉजी है, वो एक्चुअल में क्या है? तो वो एक्चुअल में सर मेरा वो व्यवहार का विज्ञान है। और यही व्यवहार का विज्ञान, इसने क्या किया? पूरी की पूरी हमारी साइकोलॉजी को चेंज करके रख दिया। साइकोलॉजी को चेंज करके रख दिया, इसका मतलब क्या है? हमने कहा 1913 में हमारे महान कौन, जेबी वॉटसन जी आए और जेबी वॉटसन जी ने कहा कि यार ऐसा है कि साइकोलॉजी को चेंज करो, साइकोलॉजी को चेतना के अध्ययन से शिफ्ट करके आप उसे व्यवहार के अध्ययन पे लेके आओ। हमने शिफ्ट किया और हमें एक नया संप्रदाय मिल गया, वो व्यवहार था। संरचनावाद ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को आप साइकोलॉजी कह रहे हैं। उसके बाद फंक्शन भी ठीक था कि सर ये भी ठीक है। हमने कहा कि उससे बेस्ट कुछ और हो सकता है, तो वो क्या है? मेरा बिहेवियर ऑफ साइंस, राइट। अब ये थोड़ा और बेस्ट लगने लगा कि सर चेतना से ज्यादा क्लियर एक व्यक्ति का व्यवहार है, बिहेवियर है। हम उसके अंतर्गत आने वाले लोगों को हम क्या कहेंगे? व्यवहारवादी लोग कहेंगे, जो इस व्यवहारवाद संप्रदाय को मानते होंगे। अब ये जो है ना, ये अभी भी चल रहा है। व्यवहारवाद संप्रदाय थोड़ा अच्छा इसलिए है क्योंकि हम लोग
अभी भी बिहेवियर ऑफ साइंस ही मानते हैं किसको, साइकोलॉजी को। अब इनसे जब पूछा गया कि यार ये क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मूल व्यवहारवादी बीएफ स्किनर को माना गया है। स्किनर का ना एक्सपेरिमेंट है अधिगम पर एक कबूतर को लेकर कि कैसे कोई व्यक्ति सीख सकता है। मतलब जितने भी व्यवहारवादी लोग हैं ना वो व्यवहारों का अध्ययन करते थे, तो वो लोग व्यवहार के लिए जानवरों का प्रयोग करते थे। तो इनका स्किनर का एक थ्योरी है जो आगे चलकर आप, अधिगम तो हमारे सिलेबस में बाल मनोविज्ञान में है नहीं, बट सीडीपी जो शिक्षक भर्ती वाले हैं वो तो जरूर पढ़ते हैं स्किनर के लिए। ठीक है, कैसे रीइंफोर्समेंट पे इनका क्या थ्योरी है, पुनर्बलन पे क्या थ्योरी, वो सब चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर से जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वास्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है। अतः इसका विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकती है, चेतना नहीं। यहां पर इनका एक थोड़ा सा आलोचना आ चुका था कि विषय वस्तु चेतना न होकर क्या होगा, मेरा व्यवहार होगा, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन सिर्फ वास्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और प्रयोगात्मक ढंग से ही किया जा सकता है। थोड़ा सा चेतना का एक्सपेरिमेंट करना उतना ईजी नहीं हो सकता था, तो हमने ये कहा। और इन प्रकार के लोगों को मैं व्यवहारवादी कहता हूं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो मैंने 3 संप्रदाय बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट आया मेरा समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद। ये जो व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है, मैक्स वर्दीमर। राइट, अब ये है कि सर ये मैक्स वर्दीमर कौन है? यार मैक्स वर्दीमर एक जर्मन मनोवैज्ञानिक है, जर्मन साइंटिस्ट है। ठीक है, इन्होंने 1912 में एक नया संप्रदाय बनाया जिसका नाम है गेस्टाल्टिज्म, यानी कि समग्रवाद। अब समग्र नाम से क्या समझ में आ रहा है, समग्र यानी सर सभी चीज का मिश्रण। तो इन्होंने भी कहा कि ऐसा है कि यार ये कोई स्ट्रक्चर कह रहा है, कोई चेतना कह रहा है, कोई आत्मा कह रहा है, कोई बिहेवियर कह रहा है, कोई फंक्शन कह रहा है। इससे अच्छा है ना इन सभी को मिला दो, और सभी को मिलाने के बाद जो समग्र बन रहा है वही मेरा क्या है, एक्चुअल में साइकोलॉजी है। तो ये थोड़ा और अच्छा लगा कि यार हमको वो दोनों अच्छे लग रहे थे, तीसरा भी अच्छा लगा, चौथा बोल रहा है इन सबको मिला दो तो वही तो बिहेवियर, वही तो मेरा क्या है, वही मेरा संप्रदाय है, वही मेरा साइकोलॉजी है। तो ये सबसे अच्छा हो गया। तो हमने कहा कि सर ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड होल यानी कि जो व्यवस्थित समग्र को देखता होगा उसी को हम क्या मानेंगे, मनोविज्ञान मानेंगे। तो इनका एक स्कूल जो है, जो उनका जो साइकोलॉजी का संप्रदाय है वो काफी अच्छा हो गया यहां पर से। इन्होंने थोड़ा सा जोर दिया पूर्णतावाद, संपूर्णतावाद, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि इनके समर्थक कोहलर को आप पढ़ेंगे। कोहलर और कोहलबर्ग 2 अलग अलग व्यक्ति है भाई। ठीक है, कोहलर अलग है, कोहलबर्ग अलग है। कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास है वो अलग है, कोहलर का जो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो अलग है। ये सभी चीज शिक्षक भर्ती वाले थोड़ा ज्यादा समझ पा रहे होंगे यदि उन्होंने कभी तैयारी की होगी तो। राइट, कर्ट लेविन है, इनका एनवायरमेंट वाला अधिगम का सिद्धांत है, और कर्ट कोफका है जो इनके साथ में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन सभी ने माना कि यार गेस्टाल्टिज्म इज द बेस्ट, हम सभी गेस्टाल्टवादी कहलाएंगे अपने आप को, और हम सभी इसी क्षेत्र में शोध करेंगे या कार्य करेंगे। तो गेस्टाल्ट समग्रवाद क्या है कि सर ये लोग होल एज अ, मतलब क्या करते थे कि समग्र चीजों को, पूर्णतावाद यानी कि सभी चीजों को मिलाकर जिसका अध्ययन किया जाए वही मेरा मनोविज्ञान है, उसी संप्रदाय के अंतर्गत ये लोग आते थे। चौथा है जो कि निर्मितवाद, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट है। क्यों बेस्ट है सर? क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि यार इनको शिक्षक भर्ती वाले एकदम जी जान से जानते होंगे कि सर जीन पियाजे जी हैं। ये जीन पियाजे जी का बहुत अच्छा थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म। और आपको यदि पता होगा कि आज यदि स्कूल में पढ़ाई हो रही है ना तो उसकी जो नीति है वो इसी निर्मितवाद से आई है। मतलब कि सर बच्चों को हम संज्ञानात्मकवादी हैं, ये संज्ञानात्मक तरीके से कैसे सिखाते हैं ना वो कंस्ट्रक्टिविज्म है, कि बच्चों के अंदर ज्ञान का कंस्ट्रक्शन करना है, निर्माण करना है, वही मेरा निर्मितवाद है। ठीक है, निर्मितवाद संज्ञानात्मकवाद संप्रदाय की संज्ञा भी दी गई है। व्यक्ति का नाम है जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कंस्ट्रक्टिविज्म किसने किया तो जीन पियाजे जी ने किया। इनके जो समर्थक है वो मेरे जेरोम ब्रूनर है, कर्ट लेविन है और वाइगोत्स्की है। ठीक है, वाइगोत्स्की का एक जेडपीडी का अलग थ्योरी है, जेरोम ब्रूनर का भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, संज्ञानात्मक विकास पर एक अलग ही थ्योरी है। तो सर इसको भी समझा दीजिए थोड़ा सा, निर्मितवाद संप्रदाय क्या है। ये और कुछ नहीं है, इन्होंने कहा साइकोलॉजी के अंतर्गत एक नया स्कूल, एक नया संप्रदाय इस बात पर जोर दे रहा है कि कोई व्यक्ति यदि किसी चीज को सीखता है तो वो ज्ञान का जो कंस्ट्रक्शन है, ज्ञान का जो निर्माण है वो स्वयं से कर सकता है। अपने आसपास के अनुभव, अपने आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके अनुभव से कर सकता है। इस प्रकार के अंतर्गत जितने भी लोग आए जो ऐसा सोचते थे कि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास के साथ साथ विकास होगा, उस प्रकार के लोगों को मानने वाले जितने भी ग्रुप के लोगों थे उनको बोला गया निर्मितवाद संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निर्मितवाद संप्रदाय। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया। उसके बाद मनोविश्लेषण संप्रदाय। ये जो व्यक्ति है भैया, ये मेरे सिगमंड फ्राइड जी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। मतलब इनकी जो थ्योरी है ना बहुत जबरदस्त है, आप पढ़ेंगे ना तो काफी डिटेल है, काफी डीप है। साइको एनालिटिकल बोलते हैं, साइको एनालिसिस डिपार्टमेंट रहा इनका
ये एक वीनीज फिजिशियन है, यानी कि वीना, ऑस्ट्रिया, वीना के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रिया। और सिगमंड फ्रायड जो है ये मनोविश्लेषणवाद के जनक है। सिगमंड फ्रायड को याद रखना है। और इनका जो मैंने बताया था ना कि मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत 3 चीजों की चर्चा की जाती है, वही 3 चीज है कि यार एक की क्या, किसी व्यक्ति का चेतन मन, किसी व्यक्ति का अचेतन मन, और तीसरा मैंने कहा किसी व्यक्ति का अचेतन मन। सर ये तीनों चीजों को आप समझाओगे? बिल्कुल, जिस दिन पर्सनालिटी वाला चैप्टर होगा उस दिन तीनों को अच्छे से समझाऊंगा, एकदम डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो यार इनका ये जान लेना कि यार ऐसा ऐसा चीज है। इन्होंने माना कि सर साइको एनालिटिकल यानी मनोविश्लेषणवाद, जो चेतना की बात की गई उसके अंतर्गत भी इन्होंने 3 और अलग अलग क्या किए, थीसिस खोल दी। यार चेतना सिर्फ एक चीज नहीं है, चेतना बहुत डीप है। हमने कहा ठीक है। अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस पर इन्होंने क्या किया, विशेष बल दिया। बताऊंगा आगे चल के कि कैसे होता है। इतना याद रखना कि इन्होंने जोर दिया कि चेतना के भी अलग अलग भाग हो सकते हैं, और ऐसे प्रकार की चीजों को मानने वालों को हमने कहा मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। फ्रायड का मानना था कि कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि द्वंद्व और मानसिक विकार और मेंटल डिसऑर्डर जैसे असमान व्यवहारों के मुख्य कारण अचेतन में छिपे रहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अचानक से जाके किसी दिन सुसाइड नहीं कर लेगा, उसके अंदर में ना बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर, बहुत सारे द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होंगे, बहुत सारे अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस चल रहे होंगे जो आपको देखने पर पता नहीं चलेगा, जो कि कॉन्शियस माइंड है, राइट। तो वही बात कर रहे थे कि यार व्यक्ति के ना पीछे जो अनकॉन्शियस माइंड है ना वो ज्यादा कार्य करता है जो कि सामने कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है जो आपको दिख रहा है उसके अलावा, राइट। तो मैंने यहाँ पर 3 प्रकार के जो मन है उसको मैंने बताया था। और इस प्रकार जब कोई व्यक्ति ये कहेगा कि यार ये जरूरी है कि उसके अनकॉन्शियस माइंड पे क्या चल रहा है, यदि उसकी थिंकिंग इस प्रकार की है और यदि वो अपने आप को किसी संप्रदाय के अंतर्गत मानेगा तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो मेरे मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद एक है मानवतावाद यानी कि ह्यूमैनिज्म, राइट। यहां पर एक व्यक्ति है जिसको आप देख रहे हैं, इनका नाम है अब्राहम मैस्लो। इंपॉर्टेंट है अब्राहम मैस्लो। सही बात करूं ना तो ऊपर के 5 ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी तक बताए हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, बिहेवियरिज्म, आपका फंक्शनलिज्म, और आपका गेस्टाल्टिज्म, और आपका ये साइकोएनालिसिस और कंस्ट्रक्टिविज्म। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लोगे ना तो मेरे हिसाब से आपको समझ बन जाएगी कि सर क्या संप्रदाय होता है। उसके बाद इस संप्रदाय को आवश्यकतावाद कहते हैं, यानी कि ये डिपेंड करती थी कि मनुष्य की जैसी आवश्यकता होगी ना वो वैसा सीखता चला जाएगा। मनुष्य को यदि उस चीज की जरूरत है तो वो उसको मजबूरी में सीखेगा। आपको यदि ये चीज, मुझे मजबूरी है कि सर मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है तो मुझे जरूरी है कि सर मैं ऑनलाइन के जितने भी एप्लीकेशन है उसको सीखूं, ऑनलाइन ओबीएस से कैसे पढ़ाते हैं ये मैं सीखूं, ऑनलाइन टैबलेट कैसे यूज करना है, ऑनलाइन फोन कैसे यूज करना है इसको मैं सीखूं, क्योंकि सर वो मेरी जरूरत है। और इस प्रकार से मेरा साइकोलॉजी काम कर रहा है। अगर मैं इस चीज को नहीं सीखूंगा तो मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाऊंगा। एग्जैक्टली आपको भी काम करता होगा कि यार मेरे को अगर रोज घर से कोचिंग जाना है तो गाड़ी सीखना जरूरी है, राइट। अगर किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता है तो सर मेरे को सीखना पड़ेगा। तो यार इसने जोर दिया ना कि यार आवश्यकता होगी तो व्यक्ति अधिगम यानी कि सीखने की ओर पे चला जाएगा, और वही मानवतावाद मेरा क्या हो गया, संप्रदाय हो गया। अब्राहम मैस्लो ने थोड़ा ज्यादा जोर दिया। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है कि यार मानव की आवश्यकताओं तथा आत्म अनुभूति पर विशेष बल दिया गया। यार हम अगर अच्छा कर रहे हैं, उससे अच्छा अनुभव हो रहा है तो हम उसे बार बार करने की कोशिश करेंगे। एक बार टेस्ट में टॉप करने से अच्छा लग रहा है और आपको पता चल रहा है कि लोगों से आपको बहुत तारीफ मिल रही है तो बार बार बच्चा उसको करने की कोशिश करता है, आप भी करने की कोशिश करोगे और फिर आप फिर से काम करोगे, राइट। साइकोलॉजी आपका फिर उस तरीके से काम करेगा। इसी को बोलते हैं यार ह्यूमनिज्म, इसी को बोलते हैं मानवतावाद संप्रदाय, राइट। तो मैंने यहां पर एक छोटा सा आपके लिए चार्ट बनाया हुआ है कि 1819 पे कैसे हुआ, 1895 पे कैसे हुआ, और फिर यहां पर मैंने बताया कि 1912 में कैसे समग्रवाद यानी गेस्टाल्टिज्म आया। फिर मैंने 1930 वाला एक चार्ट बना दिया है, और मैंने निर्मितवाद का यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म को भी बना दिया है। मनोविश्लेषणवाद लगभग 1950 की घटना के आसपास है। ह्यूमैनिज्म बहुत नया है, लेटेस्ट वाला है ह्यूमैनिज्म जो है अब्राहम मैस्लो का। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यार आपको ये क्लासेस में मजा आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यार ठीक है, मैं इसलिए भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने सीजी टीचर, असिस्टेंट टीचर और टीचर निकाला हुआ है। मेरे सीटेट में ठीक ठाक स्कोर्स है, स्कोर 127। आपको यदि पता नहीं होगा तो मैंने 127 मार्क्स स्कोर किए हैं। किसमें स्कोर किए हैं? तो सीटेट में स्कोर किए हैं, राइट। एक मिनट वापस से ले आता हूं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं कि यार मैंने ना सीटेट में स्कोर 127 किया है। 127 सर कितने में से? 127 सर 150 में से। तो यार ये 127 150 में से ऐसे ही नहीं आया है, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है तब आया है, फ्री में नहीं आया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं, मेरे सोर्सेज बहुत अच्छे हैं। सोर्सेज मतलब जिससे मैं पढ़ा रहा हूं वो मेरा एनसीईआरटी है और मेरा एससीईआरटी है, राइट। मैंने कोई अनऑथोराइज्ड सोर्स से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को सही सोर्स से पढ़ा रहा हूं, सही ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है।
तो इसीलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगला जो वीडियो आए वो मेरे पूरे अभी तक के 3 लेक्चर जितना हो रहा है उसकी एक MCQ वीडियो आएगी आधे घंटे की, जहां पर मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करूं। और यदि आपको कुछ डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि अजय यादव क्लासेस पे है, और लिंक जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, आप उसको जरूर देखेंगे। ठीक है, वेल, थैंक यू गाइस।